चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक अपना कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग चैप्टर नंबर 2 एक्विजिशन ऑफ कंपनी और एक्विजिशन ऑफ बिजनेस, ये टॉपिक का नाम है। सिंपल टर्म्स में अपने इसको टेक ओवर के नाम से रिलेट करते हैं। अब यहाँ पे जो कंप्लायंसेस या जो डॉक्यूमेंट्स हमें देखना है, एक तो कंपनीज एक्ट 2013 तो आने ही वाला है, दूसरा इसके साथ है सेबी सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर्स रेगुलेशन 2011, ऐसे एसटी रेगुलेशंस शॉर्ट में बोलते हैं या टेक ओवर रेगुलेशंस बोला जाता है, तो वो नाम ध्यान रखना है। यही सारे रेगुलेशंस हम यहाँ पे पढ़ेंगे। टॉपिक कितने डिटेल में है वो तो आपके सामने है, बहुत सारे रेगुलेशंस है, पूरा भर भर के एक ही चैप्टर है, ठीक है। बट इतने सारे रेगुलेशन और इतने सारे सब रेगुलेशन है तो मैंने कुछ भी उसमें से माइनस नहीं किया, बिकॉज आधा अधूरा पढ़ के कोई सेंस नहीं है। कोई भी एक सब रेगुलेशन पकड़ लिया तो अपने आप में टॉपिक है, तो अपने पढ़ेंगे पूरा। पढ़ते पढ़ते हमें ये करना है कि यहाँ पे रेगुलेशंस की लैंग्वेज एकदम ऑथेंटिक, जो डायरेक्ट की लैंग्वेज है वही रखी है, चेंज नहीं किया। मॉड्यूल में भी सेम है, तो हम वैसे लैंग्वेज चेंज करने जाते हैं तो कितनी बार क्रक्स वाली चीजें फिर उड़ जाती है बीच में से, सिंप्लीफाई करने में हर एस्पेक्ट कवर नहीं होता। तो लैंग्वेज ओरिजिनल रखिए, बट आपको साथ साथ में साइड में अपने वर्ड्स में इसमें लिख लेना चाहिए, क्योंकि फिर आपको कंटेंट को कट शॉर्ट भी करना है फॉर रिवीजन पर्पस। तो सेम टू सेम लाइन टू लाइन पूरा पढ़ने बैठोगे, लास्ट दिन में एक ही चैप्टर खत्म होगा फिर रिवीजन के टाइम पे, तो वो करना नहीं। तो हर सब रेगुलेशन के साथ साथ अपने वर्ड्स में आपको जो लगे, मैं तो बताते ही जाऊंगा, आप नोट भी करते जाना कि नेक्स्ट टाइम आपको पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ना है। सिर्फ इंटरप्रिटेशन की नीड हो तो आपके पास ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए, दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव। अब पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि ये टेक ओवर एग्जैक्टली है क्या, और उसके बारे में थोड़ी हिस्ट्री क्या दे रखी है उन्होंने, वो समझ लो। अब आप टेक ओवर वर्ड का मीनिंग क्या समझते हो आपके हिसाब से? एक्विजिशन, टेक ओवर, कुछ अपन ने अभी तक टेक्निकली तो डिस्कस किया नहीं है, बट जनरल मीनिंग आपके माइंड में क्या है? व्हाट इज अ टेक ओवर? फोर्सफुली, एक तो ध्यान में हो, टेक ओवर वर्ड सुनते आता है जबरदस्ती किसी कंपनी छीन ली, रातों रात उसको कंपनी से बाहर निकाल दिया, बेचारा गरीबों की तरह सड़क पे चलते हुए जा रहा है, धक्के मार के निकाल दिया उसको, ठीक है। होस्टाइल टेक ओवर, तो होस्टाइल टेक ओवर इज वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ टेक ओवर। इट इज नॉट ऑलवेज कि वो होस्टाइल ही होता है, बट अपने माइंड में एक वो इंप्रेशन है कि टेक ओवर कर लिया मतलब जबरदस्ती उसकी कंपनी का स्टेक अक्वायर कर लिया, तो नो डाउट हम वैसा बोल सकते हैं, दैट इज आल्सो वन टाइप। लेकिन उसके अलावा दूसरे भी टाइप के टेक ओवर हो सकते हैं, उनकी बात भी यहाँ पे करेंगे। अब लिस्टेड कंपनी होगी और अगर एक्विजिशन या टेक ओवर हो रहा है तो फिर सेबी के रेगुलेशंस के बिना तो काम होना नहीं है। तो जो ऐसे एसटी रेगुलेशन है वो इसलिए हम पढ़ रहे हैं। अगर अनलिस्टेड एंटिटी होगी तो आपको पता है फिर सेबी बीच में नहीं आती, फिर उसमें क्या होगा, कंपनीज एक्ट 2013, तो उसमें जो हमने सेक्शंस पढ़े अपने 235, 236, तो इन सब टॉपिक्स में आपको अगर थोड़ा बहुत ध्यान आ रहा हो तो इन पॉइंट्स पे बात हुई थी, वो पर्सन अक्वायरिंग इन कॉन्सर्ट और वो सारे पॉइंट्स। 235, 236 सेक्शन का कंपैरिजन भी किया था, उसमें भी आपको ध्यान होगा कि भाई जिस कंपनी की हमने मेजॉरिटी स्टेक अक्वायर कर लिया है और थोड़े बहुत बचे हुए शेयर होल्डर है, उनको रिक्वेस्ट किया कि तुम लोग का कंट्रोल तो है नहीं, दे दो अपने शेयर, अच्छा प्रीमियम ले जाओ, तो वो सारी बातें हो रही थी, तो उसका भी रेलेवेंस यहाँ पे आएगा। इंट्रोडक्शन में थोड़ा बहुत थियोरेटिकली इस चीज को देख सकते हैं, आपको आंसर में अगर कोई पॉइंट बनाना हो तो कभी ये लैंग्वेज काम आ सकती है। मैंने मेन वर्ड्स हाईलाइट भी कर रखे हैं, तो उसी को डायरेक्ट फोकस कर सकते हैं। यहाँ पे बोला है कि टेक ओवर का कंसेप्ट जो है इंडिया में 20th सेंचुरी के अराउंड इमर्ज हुआ, वो सब डिटेल्स उसकी दे दी। पहला जो होस्टाइल टेक ओवर का केस था उसका रेफरेंस दे रखा है, डीसीएम लिमिटेड एंड एस्कॉर्ट्स लिमिटेड कंपनी है, तब ये मैटर हुआ था। फिर बोला लिबरलाइजेशन की पॉलिसीज आई, इसकी वजह से काफी सारे चेंजेस हुए और टेक ओवर को लेके आगे बातें होनी शुरू हो गई। बोला वेर एन अक्वायरर टेक्स ओवर द कंट्रोल ऑफ द टारगेट कंपनी, इट इज टर्म्ड एज टेक ओवर। अब ये थोड़ा लैंग्वेज पे जा रहे हैं। When the acquirer acquires substantial quantity of shares or voting rights, it results into substantial acquisition of shares. Implied, takeovers and acquisitions are common occurrences in the business world as entities aim for inorganic growth and diversification. ये सब बातें भी हुई थी, inorganic growth कि भाई शॉर्टकट, जल्दी बिजनेस बढ़ाना है, ऑर्गेनिकली मैं कब प्लांट लगाऊंगा, कब इतना सेल बढ़ाऊंगा, कब मार्केट कैप्चर करूंगा, फिर पैसा खर्च करो, सीधा कंपनी उठाओ, उस बिजनेस के मालिक बन जाओ और उस इंडस्ट्री में एंटर कर लो, जैसे अपन वो अदानी वाला मैटर देख रहे थे वैसा। तो ये टेक ओवर का एक पार्ट हो गया, इन ऑर्गेनिक ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन। द टर्म्स टेक ओवर एंड एक्विजिशन आर यूज्ड इंटरचेंजेबली बट ईच हैज अ स्लाइटली डिफरेंट कनोटेशन। वैसे अपने क्या टेक ओवर एक्विजिशन एक जैसा बोलते हैं, थोड़ा बहुत वेरिएशन आता है, उसकी बात यहाँ पे की है। टेक ओवर इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ एक्विजिशन, ऐसा बोल सकते हो। तो अगेन वही एक्विजिशन वाइडर टर्म हो गया, टेक ओवर उसका टाइप हो गया, ये स्पेसिफिक है। And that generally occurs when a company takes control of another company without the acquired company's agreement. वही जो आप बोल रहे थे, जो कंपनी को अक्वायर किया उसकी इच्छा, उसे पूछे बिना, उससे अग्री किए बिना उसको अक्वायर कर लिया, तो ये होस्टाइल टेक ओवर की तरफ अपने को लेके जा रहे हैं। टेक ओवर्स दैट अकर विदाउट कंसेंट आर कॉमनली कॉल्ड होस्टाइल। Acquisitions also referred to as friendly takeovers occur when the acquiring company has
द परमिशन ऑफ द टारगेट कंपनीज बोर्ड और शेयर होल्डर्स टू परचेज एंड टेक ओवर द कंपनी। तो ये लोग वही कर रहे हैं, जो जो एक्विजिशन वाला पार्ट, अभी वेन डायग्राम की बात करें तो ये एक्विजिशन हो गया, उसका एक पार्ट हो गया टेक ओवर। इन्होंने टेक ओवर में ना होस्टाइल वाले को प्लेस किया और फिर बोला कि फ्रेंडली टेक ओवर्स भी तो होते हैं, तो फ्रेंडली टेक ओवर को तो फिर अपने एक्विजिशन में बोल सकते हैं, ये सेंस में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो टेक ओवर इज वन टाइप ऑफ एक्विजिशन वेयर इट इज डन अगेंस्ट द कंसेंट ऑफ द टारगेट कंपनी, और अगर कंसेंट लेके पूछ के डिस्कस करके काम कर रहे हैं तो वो भी एक्विजिशन है, उस एक्विजिशन को आप फ्रेंडली टेक ओवर में बोल सकते हैं। तो जितना अभी तक इन्होंने बताया उस हिसाब से ये सिचुएशन यहाँ पे बन रही है। तो जो आपने बोला टेक ओवर मतलब होस्टाइल वाला, इन्होंने भी सेम बात बोला। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, मतलब फ्रेंडली टेक ओवर एक तरीके का एक्विजिशन नहीं, एक्विजिशन जनरल वर्ड हो गया, टेक ओवर एक स्पेसिफिक टाइप हो गया। टेक ओवर में इन्होंने अभी कौन सा वाला टेक ओवर यहाँ पे डिस्कस किया, होस्टाइल वाला। तो जो फ्रेंडली टेक ओवर है वो इसमें नहीं रखा है, तो वो यहाँ पे आ गया, मतलब फ्रेंडली टेक ओवर इज एक्विजिशन, ऐसा बोल सकते हैं। इनकी लैंग्वेज के हिसाब से जा रहा हूँ। Acquisition refers to the process of acquiring a company at a price called the acquisition price or premium. The price is paid in terms of cash or acquiring company shares or both. कुछ भी हो सकता है भाई, आप शेयर्स ले लो, कैश ले लो, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए, कुछ शेयर्स और कुछ कैश, तो वो ऑप्शन भी है। तो एनीथिंग इज ओके। The transaction relating to the acquisition of the shares of target company, which is listed company in India, undertaken by an existing shareholder of the company or any other independent acquirer company, is governed by the SEBI regulations of 2011, टेक ओवर रेगुलेशन जिसे बोल रहे हैं। तो लिस्टेड कंपनी होगी तो SEBI रेगुलेशन, अनलिस्टेड होगी तो फिर कंपनीज एक्ट। अब आगे इसमें इस टॉपिक में यही चल रहा है कि भाई रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। तो बोला अगर कोई भी कंपनी टेक ओवर या एक्विजिशन करने जा रही है तो दे मस्ट हैव प्रॉपर नॉलेज ऑफ दीज रेगुलेशंस, टेक ओवर रेगुलेशंस, दूसरा उन्होंने बोला एलओडीआर रेगुलेशंस, और तीसरा बोला कंपनीज एक्ट। तो ये डॉक्यूमेंट्स की अच्छी नॉलेज होगी तो आप लीगल तरीके से प्रोसेस कर पाओगे और कोई बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब बोला कि जो टेक ओवर रेगुलेशंस अभी चल रहे हैं ना, इसकी अपनी एक हिस्ट्री इंडिया में, पहले भी पुराने रेगुलेशंस भी थे, ये 2011 वाला रेगुलेशन है, उसके पहले भी आया था, 1997 का भी रेगुलेशन था, उसके पहले भी रेगुलेशंस थे। तो बोला ये ओवर द टाइम ग्रो हुआ। लेटेस्ट वाला जो आप पढ़ रहे हो ना, उसके लिए एक एडवाइजरी कमेटी बनाई गई, उसका नाम है TRAC, टेक ओवर रेगुलेशंस एडवाइजरी कमेटी। इनके रिकमेंडेशन के बेसिस पे हम ये करंट वाले रेगुलेशंस पढ़ रहे हैं, और इनको भी अब काफी टाइम हो गया, 2011 के रेगुलेशन में, इट इज 25, तो 14 ईयर्स तो हो गए। तो ये काफी साल तक एक ही डॉक्यूमेंट चलता है विद माइनर मॉडिफिकेशंस एंड अमेंडमेंट्स, वैसी बात की। इसके नीचे जो थियरी और केसेस दे रखे हैं वो अभी काम का नहीं है, थोड़ा ये लोग क्या पूरा फिर जनरलाइज करके हम मिक्स कर देते हैं। ये सब चीजें ना चैप्टर के एंड में पढ़ो तो ज्यादा रिलेट होती है, सारे रेगुलेशन पढ़ने के बाद। अभी बीच में पढ़ाता जाऊंगा तो मजा नहीं आएगा। तो जितना अभी नेसेसरी था TRAC तक आप समझ लो, नीचे का पॉइंट आपको पेंडिंग रखना है तो चैप्टर के लास्ट में अपन वापस आके देखते हैं, अभी काम नहीं। नेक्स्ट पेज पे आप देखना, एक प्रॉपर आंसर है ऑब्जेक्ट्स ऑफ टेक ओवर, बेसिक आंसर, शॉर्ट नोट टाइप का सीधा सीधा आंसर पूछते हैं ना, वैसा हो गया। तो ऑब्जेक्ट्स ऑफ टेक ओवर और स्पेसिफिक पॉइंट्स से तो एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं कि भाई कोई कंपनी टेक ओवर क्यों करती है, बड़ा सवाल है भाई, मेन मोटिव या इंटेंशन क्या है। कोई रेगुलेशन नहीं है, जनरल आंसर है, रीजंस वाला वो देखो। सबसे पहले तो बोला है पैसा बचाने के लिए, ओवरहेड कॉस्ट बचती है, वर्किंग एक्सपेंसेस बचते हैं जब रिसोर्सेज कंबाइन होते हैं। तो दिस इज अ प्रैक्टिकल रीजन कि कंपनी टेक ओवर क्यों कर रही है। तो कॉस्ट कटिंग हो जाती है और कुछ नहीं। कॉस्ट कटिंग मींस आफ्टर द टेक ओवर जो रिसोर्सेज कंबाइन होते हैं तो क्या है ना, रिडंडेंट खर्चे कम हो जाते हैं। भाई एक ही स्टाफ है, वो दोनों काम कर लेगा, स्टाफिंग की जरूरत कम हो जाती है, बहुत सारे रिपीटेटिव प्रोसेस है वो कम हो जाते हैं, तो ओवरहेड एक्सपेंसेस में खर्चे में कमी आती है। तो इस रीजन से टेक ओवर किया जाता है। दूसरा, टू अचीव द प्रोडक्ट डेवलपमेंट थ्रू acquiring firms with compatible products and technological manufacturing competence which can be sold to the acquirers existing marketing areas, dealers and end users. Product development, सामने वाली एंटिटी को अक्वायर करके उसकी टेक्नोलॉजी सीख लूंगा, उससे कुछ नॉलेज ले लूंगा। मैन्युफैक्चरिंग में उसका बहुत अच्छा हाथ है मार्केट में, तो वो कैसे मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है इतनी एफिशिएंसी से, वो सीख लूंगा। और यही टेक्नोलॉजी और यही नए प्रोडक्ट्स जो मैं डेवलप करूंगा मेरे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को बेचूंगा, तो मेरा बिजनेस भी तो बढ़ेगा। बेस्ट एग्जांपल JLR और टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स ने JLR को पहले अक्वायर किया, JLR की टेक्नोलॉजी टाटा मोटर्स से लाख गुना बेटर थी, गाड़ियों की रेंज ही अलग है। टाटा मोटर्स की लोकल देसी इंडियन गाड़ियां और रेंज रोवर, लैंड रोवर, जैगवार कंपनी गाड़ियां, तो टेक्नोलॉजी में तो बहुत ही वेरिएशन, प्राइस पॉइंट अलग, एक्सपर्टीज और फिनिशिंग का फर्क।
अब टाटा मोटर्स की आज की गाड़ी आप देख लो, उसका जो बेस है वो आपको दिखता है कि JLR वाले फीचर है वो टाटा में दे रहा है। तो क्या है ना, कॉम्पिटिटिव एज मिल गया। टाटा 15-20 लाख की रेंज में जिन गाड़ियों से कंपटीशन कर रहा है उन गाड़ियों से बेटर होने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसके पास जो टेक्नोलॉजी बैकअप है वो लग्जरी कार का है। मतलब BMW लेवल की गाड़ियों में टेक्नोलॉजी वो टाटा की गाड़ी में देगा तो उसके पीयर कॉम्पिटिटर्स के लिए तो परेशानी है। अब इस मामले में जब Hyundai, किया मोटर ये सब बेचारे फाइट करने आते हैं, मारुति आती है, महिंद्रा आती है, तो इनके लिए चैलेंजिंग हो जाता है कि टाटा मोटर्स को कंपटीशन दे कैसे, बिकॉज बाकी हर कंपनी के पास एक लग्जरी ब्रांड का बैकअप नहीं है। अब मारुति सुजुकी जो है वो BMW और मर्सिडीज के साथ कोई कोलैबोरेशन में नहीं है। दे डोंट हैव दैट टेक्निकल एक्सपर्टीज के वो लोग अपनी गाड़ियों में इंप्लीमेंट कर पाए, उनके इंजीनियर्स को, उनके IPR को हायर किए बिना। बट JLR के सारे IPR टाटा के हैं, JLR की सारी इंटरनल टेक्नोलॉजी टाटा की है। अब JLR के इंजीनियर्स टाटा मोटर्स में अगर काम कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, तो वो एक एडवांटेज हो गया टेक ओवर का। तो बेस्ट एग्जांपल है। नेक्स्ट बोला टू डाइवर्सिफाई। तीसरा रीजन टेक ओवर करने का रीजन क्या, डाइवर्सिफाई। अदानी वाले ने अंबुजा ACC टेक ओवर कर ली, डाइवर्सिफाई किया, क्योंकि पहले वो सीमेंट बिजनेस में नहीं था। अब सीमेंट बिजनेस में एंटर करना, दिस इज नॉट अ ईगो वॉर कि यार चलो बैठे बैठे क्या करेंगे, कंपनियां खरीदते हैं, कोई भी बिजनेस में घुस जाते हैं, स्ट्रेटेजिकली चल रहे हैं। क्योंकि अदानी जिन बिजनेसेस में है, और देखो ये पता है इलेक्शन के आसपास भी होता है ऐसे। इलेक्शंस में जब एक गवर्नमेंट डिसाइड हो जाती है तो एक कंपनी का 5 साल का फ्यूचर डिसाइड हो जाता है। अब 2024 लोकसभा इलेक्शन में मोदी गवर्नमेंट वापस आ गई, इसका क्लियर मतलब है कि अगले 5 साल अदानी को टेंशन नहीं है कि भाई दोस्त कोई परेशानी नहीं, गवर्नमेंट पीछे नहीं पड़ेगी। कांग्रेस आ जाती तो इनको दौड़ाती बराबर कि भाई बहुत दोस्ती निभा ली तुम लोगों ने, भेजते हम भी इनकम टैक्स वाले, फिर पंगा हो जाता। बट अब तो ऐसा है कि 5 साल टेंशन नहीं। देखो सरकार से दोस्ती के फायदे नुकसान तो है, तो एयरपोर्ट चलाने को मिल जाता है, हाईवे प्रोजेक्ट मिल जाते हैं, ये सब भी तो होता है। अब हाईवेज डेवलप करने का काम अदानी को मिला है, तो हाईवे डेवलप करने के लिए सबसे मेन चीज तो है सीमेंट की जरूरत तो पड़ेगी ना, स्टील की जरूरत पड़ेगी। तो अगर वही बिजनेस हमने अक्वायर कर लिया तो वो मार्जिन तो बच गया ना अपना। अब अदानी वाला रोड बनाने के लिए, कॉम्प्लेक्सेस बनाने के लिए, ब्रिजेस और डैम्स बनाने के लिए किसी और कंपनी से सीमेंट लेगा तो वो कंपनी भी तो कुछ कमाएगी। और अगर वो कंपनी ही अदानी ने ले ली तो वो प्रॉफिट तो अपना सीधा सीधा उसको देना ही नहीं पड़ा ना, अपना ही प्रॉफिट है। तो ये सब बहुत सोच के किया जाता है कि अगले 5 साल में ये सारा एक्विजिशन हम वसूल लेंगे, और अगले 5 साल के बाद फिर से अगली सरकार आ गई और प्रोजेक्ट मिल गए तो फायदा ही फायदा। तो लॉन्ग टर्म विजन के साथ कंपनी चलती है। तो ऐसे एक्विजिशन ना इलेक्शन के रिजल्ट के बाद आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं। जैसे ही इलेक्शन आया, रिजल्ट आया, फेवरेबल गवर्नमेंट आ गई, 4 कॉन्ट्रैक्ट और मिल गए, कॉन्ट्रैक्ट मिले 5-10 साल के लिए, फटाफट ये सब एक्विजिशन करके अपना बिजनेस ग्रो कर लो, यही पॉइंट है। ठीक है, तो ये एक रीजन हो गया डाइवर्सिफिकेशन का, मेन वर्ड्स आपको पकड़ना है। नेक्स्ट पॉइंट में बोला है कि ये जो टेक ओवर किया जाता है ना, उसमें जो टारगेट कंपनी है वो लोग, टारगेट कंपनी के शेयर होल्डर्स कभी नुकसान में नहीं जाते। मतलब इट इज नॉट दैट कि टारगेट कंपनी के शेयर होल्डर्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, नेवर, उल्टा होता है, उनको प्रीमियम मिलता है। क्योंकि देखो किसी को डरा धमका के, मार पीट के, जबरदस्ती, ये वो ऐसा थोड़ी घर खाली कराना है तो डरा धमका के पेपर साइन करा दी, अपना सिंघम वाली स्कीम तो चल नहीं रही यहाँ पे, ठीक है, वो प्रॉपर्टी अपने नाम पे कर दी, उस टाइप का नहीं है। यहाँ तो ऐसा है कि वन टाइम आपको ये एक्विजिशन करना है, लीगली करना है और अट्रैक्टिव प्राइस पे करना है। तो जानबूझ के ना जो बायर है वो आपको इतना ल्यूक्रेटिव ऑफर देगा, मना ही नहीं कर पाओगे। एक शेयर पे अगर आपको 50% प्रीमियम कोई ऑफर कर दे, हार्डली कोई शेयर होल्डर ना बोलेगा। 1000 के शेयर का 1500 कौन कह रहा है मार्केट में, ला भाई ला, 50% प्रॉफिट हो गया, ले जा, मैं दूसरी कंपनी का शेयर ले लूंगा। तो एक्विजिशंस में यूजुअली टारगेट कंपनी के इन्वेस्टर्स को अच्छा पैसा मिलता है, वेरी हाई प्रीमियम, एंड इस वजह से ये ऑफर उनके लिए भी अट्रैक्टिव हो जाता है, ये पॉइंट। अब क्या है ना, कंपनी भी तो बेवकूफ नहीं ना खरीदने वाली, तो बोले सर अक्वायरर तो पागल है, फिर 50-50% प्रीमियम बांट रहा है। पर भाई जो फ्यूचर में उसके पास विजन है कि अगले 5 साल में ये प्रीमियम कैसे वसूलना है, जो ऊपर देखा ना ओवरहेड कॉस्ट कटिंग हो जाएगी, सिनर्जी इफेक्ट होगा, उससे फायदा होगा, तो वो सब कैलकुलेट करके वो लोग इतना प्रीमियम ऑफर करते हैं कि अभी एक बार पैसा दे दिया ना तो घुमा फिरा के वसूल लेंगे, उसमें प्रॉब्लम नहीं। तो ये कैलकुलेशन है। तो हाई प्रीमियम यहाँ पे दिया जाता है। जो टारगेट कंपनी है उसके इन्वेस्टर्स के लिए तो क्विक मनी है, इमीडिएट प्रॉफिट है, तो वो लोग मना भी नहीं कर पाते। ये एक और ऑब्जेक्टिव है उसका, या उसकी एक साइड बोल सकते हो टेक ओवर की। नेक्स्ट पॉइंट में बोल रहे हैं प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करना, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाना। अब बात वही है, खर्चे काटोगे, प्रोडक्ट डेवलपमेंट करोगे, टेक्नोलॉजी लेके आओगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। सामने वाली कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बहुत स्मूथ है, बॉटलनेक्स बहुत कम है, ब्रेकडाउन बहुत कम होता है, स्टाफ बड़ा स्किल्ड और क्वालिफाइड है। तो जितने कम टाइम में जितने अच्छे यूनिट्स वो लोग बना लेते हैं, हमारी फैक्ट्री में काम इतना अच्छा नहीं हो पा रहा है, तो अगर उनको टेक ओवर कर लेते हैं तो उनसे वो सीख जाएंगे ना, तो उस यूनिट में तो वो काम हो ही रहा है, हमारे यूनिट में भी उनकी सेम स्ट्रेटेजीज लगाएंगे तो हम भी इंप्रूव कर पाएंगे, तो प्रोडक्टिविटी अपने बढ़ेगी। तो ये सब रीजंस होते हैं। शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू क्रिएट होगी, वेल्थ क्रिएट होगी,
जितना बड़ा ग्रुप बनता जाएगा, जितना बड़ा बिजनेस बनेगा, तो इन्वेस्टर्स का तो फायदा ही है ना, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होने लग जाएगा रिसोर्सेज का। पैसे पड़े बहुत सारे कंपनी के पास, कैश रिच कंपनी, लेस डेट कंपनी, जीरो डेट कंपनी, और विजन है ग्रोथ कर सकते हैं। इन्वेस्टर का पैसा लगाओ दूसरे बिजनेस में और कमा के दो उसको, उसकी शेयर की वैल्यू और बढ़ेगी, सिंपल सी बात है। टू अचीव द इकोनॉमीज ऑफ स्केल बाय मास प्रोडक्शन एट इकोनॉमिकल कॉस्ट, बिजनेस का स्केल जितना बढ़ेगा, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का मतलब क्या है कि आप बड़े लेवल पे बिजनेस कर रहे हो, मास प्रोडक्शन, छोटी मोटी फैक्ट्री पर यूनिट कितना कॉस्ट लगा देती है, अब ये अगर बड़ी फैक्ट्री होगी मल्टीप्लाई कर दो आप उसको, तो अपने आप क्या होगा ना, पर यूनिट आपका प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाता है। तो जो सीमेंट वॉर की अपन बार बार बात कर रहे हैं उसमें वही हो रहा है ना, अब जितनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ रही है, सारी कंपनीज एक ही ग्रुप के कंट्रोल में आती जा रही है, तो उनका प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट कहीं ना कहीं रिड्यूस होने वाला है, क्योंकि फिर क्या बार्गेनिंग पावर बढ़ जाता है। जब मैं इतना बड़ा बिजनेस चला रहा हूँ, इतनी सारी एंटिटीज कंट्रोल कर रहा हूँ और मास प्रोडक्शन कर रहा हूँ, तो जो रॉ मटेरियल लूंगा, कंपोनेंट लूंगा, जिस सप्लायर से लूंगा, उसकी प्राइस में तो चलने वाली नहीं, क्योंकि इतना बड़ा ऑर्डर उसको कोई दे नहीं पाएगा, तो प्राइस में भी वो बेनिफिट हो जाता है वैसा। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए, टू सिक्योर सब्सटेंशियल फैसिलिटीज एज अवेलेबल टू अ लार्ज कंपनी, बड़ी कंपनी होने के फायदे भी तो बहुत हैं। अब क्या फायदे मुझे रखा है, एडिशनल कैपिटल रेज करना इजी हो जाता है, बड़ी कंपनी के सामने लोग पैसा आके देके जाते हैं कि भाई आपका टेंशन नहीं, आप तो आपके पैसे कहीं नहीं जाएंगे, ले लो जितने चाहिए ले लो, तो फंड रेज करना इजी है। मार्केट पोटेंशियल अगर बढ़ रही है तो उस मार्केट का बहुत ज्यादा फायदा ले सकते हो, कंज्यूमर बेस बढ़ जाएगा, चार कंपनियां अक्वायर कर ली तो उसके क्लाइंट भी तो आपके हो गए, वो भी तो एक पॉइंट होता है, दैट इज एक्सपांडिंग द कंज्यूमर बेस। फिर देखो जो मैं बोल रहा था, रॉ मटेरियल खरीदना इकोनॉमिक हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा, तो ये सब बेनिफिट्स हैं टेक ओवर के, ये ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रख के कंपनी ऐसा काम करती है। लास्ट पॉइंट में बोला, टू अचीव द मार्केट डेवलपमेंट बाय एक्वायरिंग वन और मोर कंपनीज इन न्यू ज्योग्राफिकल टेरिटरीज। हाँ, ये भी एक तरीका है, अलग अलग ज्योग्राफिकल टेरिटरीज में अपना बिजनेस एक्सपांड करना। मे भी आपको आइडिया हो कि नहीं हो, एक कंपनी है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड करके, वीबीएल करके, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, शेयर बहुत अच्छा ग्रो किया है, अब जाके ट्रैक करोगे तो लास्ट 5 साल का आपको ट्रैकिंग दिखाएगा, तो पूरी बहुत अच्छी कंपनी और अच्छा रिटर्न दिया। बट मेन पॉइंट वो है कि ज्यादा लोग जानते नहीं है। इंडिया में पेप्सी का जो बिजनेस है वो वरुण बेवरेजेस लिमिटेड वाले करते हैं, मतलब पेप्सी के डिस्ट्रीब्यूटर है, और पेप्सी के सोल डिस्ट्रीब्यूटर एक टाइम पे वो कंपनी रही है, और आज भी ऐसा है कि इंडिया में पेप्सी का पूरा जो नेटवर्क है वो वीबीएल के थ्रू है। ये इंडियन कंपनी है और एक फैमिली बिजनेस है, बट उन्होंने पेप्सी वालों के साथ अच्छी डील स्ट्राइक कर ली काफी पहले, तो इंडिया में एक टाइम पे कोका कोला पेप्सी बैन हो गया था, फिर वापस आया, ऐसा हुआ था। तो जब ये पेप्सी और ये सब बैन हो गया था, कोका कोला बैन हो गई थी, तब बीच में आए थे कैंपा कोला, हाँ, ये सब प्रोडक्ट तब आई थी, थम्स अप तब आई थी, गोल्ड स्पॉट आई थी, ये फैंटा लिम्का अभी चलती है, उसके पहले ये सब ब्रांड्स थे, तो ये लोकल ब्रांड्स तब आ गए, सोसियो आया था, ये सब तभी ग्रो हुए। फिर बाद में वापस 91 की पॉलिसीज के बाद ये ब्रांड्स वापस आ गए। अब इंडिया में मार्केट फैलाने के लिए वीबीएल के साथ पेप्सी ने टाई अप किया, और वीबीएल पूरे इंडिया में पेप्सी का डिस्ट्रीब्यूशन करता है और अपना प्रॉफिट मार्जिन अर्न करता है। अब स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड कंपनी, बहुत पैसे कंपनी ने बनाए, अब ये लोग क्या कर रहे हैं, ज्योग्राफिकली एक्सपांड करते हैं, तो वीबीएल दूसरे कंट्रीज में इन्वेस्ट कर रहा है, वहां की कंपनीज में स्टेक बाई कर रहा है, ताकि पेप्सी का सेल उन कंट्रीज में बढ़ा सके। सिंगापुर हो गया, अफ्रीका हो गया, दुबई हो गया, ये सब जगह पे एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो वो जो डील्स उनकी हो रही है उसके थ्रू भी उनका बिजनेस बढ़ रहा है। तो बहुत बार एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर क्यों करती है, अपनी ज्योग्राफिकल लिमिट्स को बढ़ाने के लिए। लोकल लेवल पे भी होता है, कोई कंपनी ऐसी है जो नॉर्थ में जिनकी अच्छी ग्रिप है, नॉर्थ में कोई बेकरी प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, कुकीज या कुछ बेच रहे हैं, साउथ में कोई ग्रिप नहीं है, और साउथ में जाना है, साउथ की कंपनी टेक ओवर कर लो, उसके थ्रू अपना सामान बेचो वहां पे, तो अपने आप आपकी ना रेंज बढ़ जाती है। तो ये सब रीजन है टेक ओवर के लिए, ये यूजुअली होता रहता है। हाँ, मतलब शेयर होल्डर वैल्यू मतलब वो पर शेयर हो गया, और वेल्थ मतलब टोटल वैल्यूएशन हो गया। शेयर होल्डर की वैल्यू बढ़ेगी मतलब पर शेयर उसका भाव बढ़ेगा, और आपके जितने ज्यादा शेयर होंगे आपकी टोटल वेल्थ बढ़ेगी, वो सेंस में हो गया। तो मोर और लेस वो सिमिलर हो गया, पर यूनिट और टोटल वैसी बात हो गई। बोलो यहाँ तक कुछ कंफ्यूजन? वेरी चीज इवन बाकी कंपनीज भी करती है। एयरटेल है, एयरटेल अफ्रीका में बहुत ज्यादा टारगेट कर रही है, एयरटेल अफ्रीका में भी बिजनेस कर रहा है, तो एयरटेल का सप्लाई वहाँ पे भी है, उनका नेटवर्क वहाँ पे भी है। तो केनिया और बाकी जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, अफ्रीका इज अ कॉन्टिनेंट, तो वहाँ पे जो बाकी कंट्रीज हैं उसके अंदर भी एयरटेल ने अपना बिजनेस जो है वो वहाँ पे स्प्रेड किया। तो ये सब करते टाइम बहुत बार क्या होता है, वहाँ कोई छोटी मोटी कंपनी है लॉस में जा रही है, टावर लगे हुए उसके, सारा सेटअप है, केबलिंग वायरिंग किया हुआ है, कंपनी खरीद लो, उसके थ्रू अपना नेटवर्क चला। तो ये सब नॉर्मली होता है, एक्विजिशंस होते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ टेक ओवर या काइंड्स ऑफ टेक ओवर।
ये जो अपन बात कर रहे हैं स्टार्टिंग में, पहला बोला है फ्रेंडली टेक ओवर। फ्रेंडली टेक ओवर इज एन एक्विजिशन, जो इनकी डेफिनेशन थी स्टार्टिंग में, देखा फ्रेंडली वाले को इन्होंने यहाँ पे रखा है, तो ठीक है कोई इशू नहीं है, तो सब टेक ओवर ही। तो फ्रेंडली टेक ओवर में ये है ना कि हम सामने वाली कंपनी से नेगोशिएट करके, बात करके, अग्री करके, उसकी कन्वीनियंस के हिसाब से हम टेक ओवर कर रहे हैं, तो उसको कोई फोर्स नहीं कर रहा। कंपनी के मैनेजमेंट से बात हुई, इनफॉर्मली बात हुई कि भाई हम सोच रहे हैं आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने का और स्टेक लेने का, तो अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन ना हो तो हम अच्छा प्रीमियम दे सकते हैं, एंड वी वांट टू इंक्रीज दिस बिजनेस। वैसे अब सामने वाली कंपनी अग्री कर रही है कि हम थोड़ा तो स्ट्रगल कर रहे हैं, एंड इट इज ओके अगर कोई बड़ा इन्वेस्टर हमारी कंपनी एक्वायर कर ले, वी हैव नो ऑब्जेक्शन। तो नेगोशिएशन के बेसिस पे अगर वो डील बन जाती है तो वो टेक ओवर आपकी मर्जी के साथ होगा, आपने अलाउ किया तो टेक ओवर किया, नहीं तो हमको ऐसा फोर्स नहीं कर देते। दैट इज अ फ्रेंडली टेक ओवर। इसके लिए दूसरा नाम भी है नेगोशिएटेड टेक ओवर, वो भी टर्म यूज किया हुआ है, क्योंकि सारी बात नेगोशिएशन के बेसिस पे हुई है, कोई इंसिस्ट नहीं कर रहा, कोई फोर्स नहीं कर रहा है। नेक्स्ट वही हो गया होस्टाइल वाला जो अपन बात कर रहे थे, साइलेंटली यूनिलैटरली, एकदम चुपके से, शांति से, कोई ज्यादा हल्ला मचाने की जरूरत नहीं है। जिसके शेयर खरीदते जा रहे हैं उसको ही नहीं पता है कि बेचारा कहाँ अक्वायर होता जा रहा है। एक पॉइंट पे आप आ जाओगे तो भाई आज से तुम्हारी कंपनी के मालिक हम। बोले ये सब कब हुआ? तुम्हारी पीठ पीछे हुआ, बताया क्यों? जानबूझ के नहीं बताया, बताते तुम अक्वायर करने नहीं देते। वैसा दैट इज होस्टाइल टेक ओवर। वो अदानी वाले मैटर में अपन बात कर रहे थे कि अदानी पे एलिगेशन लग रहा था कि होस्टाइल है, बट होस्टाइल नहीं था, कॉन्ट्रैक्ट था भाई, जो बोला उसके बेसिस पे कर रहे हैं, हम कुछ छुपा के थोड़ी कर, ओपन ऑफर भी तो दिया है। वैसा तो कोई होस्टाइल टेक ओवर नहीं था। प्रमोटर ये नहीं बोल सकते हमारी मर्जी के खिलाफ हो रहा है, नो डाउट हो रहा है, बट लीगली नहीं बोल सकते। भाई तुमने सामने वाले के हाथ में अपनी गर्दन दे दी, अब उसकी मर्जी वो क्या करे, तो फिर तुम्हारी गलती है ना। तुम ड्राफ्टिंग में गलती करोगे, ड्राफ्टिंग में एक पर्टिकुलर क्लॉज गलत लिखवा दिया, सोचो क्या से क्या हो गया, ठीक है। तो रवीश कुमार को बेचारे को रिजाइन करना पड़ा, पूरा एनडीटीवी खत्म हो गया, एनडीटीवी का एड रेवेन्यू खत्म हो गया। अदानी को कोई फर्क नहीं पड़ता एनडीटीवी नफा करे नुकसान करे, उसको तो ये है कि मेरे खिलाफ कुछ ना बोले बस। रोज रात को 9 बजे आके मेरी और मोदी जी की दोस्ती पे जो गालियां पड़ती है वो नहीं होना चाहिए, वो बंद करने के चक्कर में खर्चा किया, तो रेवेन्यू से तो कोई फर्क पड़ता नहीं। लिस्टेड कंपनी एनडीटीवी का स्टॉक भी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, तो उसका बेचारे का पूरा रेवेन्यू खत्म कर दिया बस अपनी रेपुटेशन बचाने के चक्कर में, ये पॉइंट है, ठीक। और फिर अगर आप इंटरव्यू देखो अदानी का, तो उनकी कंपनी का प्रेस रिलीज देखो, तो जब एनडीटीवी टेक ओवर किया ना, तो उन्होंने बोला कि हमको मीडिया में ट्रांसपेरेंसी चाहिए, फेयर रिपोर्टिंग चाहिए, मतलब जो जो उनको नहीं चाहिए वो सब बोला उन्होंने कि भाई हमने जो कुछ किया है ना वो मीडिया को बैलेंस में रखने के लिए और फेयर रखने के लिए, और इंडिया में जो रिपोर्टिंग की इंडिपेंडेंस होनी चाहिए वो इंटरनेशनल लेवल की होनी चाहिए, ये सब करने के लिए हमने ऐसा किया है। और 4 रिपोर्टर ने रिजाइन कर दिया क्योंकि अभी बोलने नहीं देंगे, बात समझ आ रही? तो जितना आयरॉनिक हो सकता है ना उतना उन्होंने किया वहां पे, जो उनका इंटेंशन था उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट प्रेस रिलीज बना के दे दिया, तो पढ़ के लोग हंस रहे थे। अब अभी भी अदानी का प्रेस रिलीज निकाल के पढ़ लो एनडीटीवी के लिए, आपको हंसी आएगी कि भाई क्या बोल रहे हो और क्या कर रहे हो पूरी दुनिया को दिख रहा है, बट ओपनली पब्लिक में झूठ बोलते हैं, कोई क्या कर लेगा, ये वैसी बात है। हाँ क्या ही कर सकते हैं, हम कर ही कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बेल आउट टेक ओवर। बेल आउट, बेल आउट का मतलब देखो क्या है, यहाँ पे सिंपल ऐसा है कि आपकी कंपनी जो है, या सपोज मेरी कंपनी है, बेचारी फाइनेंशियल क्राइसिस में डूब रही है, मतलब किसी ने बचाया नहीं तो बंद हो जाएगी। अब आपकी भी कंपनी है, अपने भाई नोन में है, दोस्त है, मैंने बोला यार कुछ पैसे लगा दो मेरी कंपनी में, बचा लेगा तो ठीक है, नहीं तो कंपनी बंद हो जाएगी। तो आपने क्या है ना, मुझे बचाने के लिए मेरी कंपनी में इन्वेस्ट किया। अब इसमें ऐसा भी नहीं कि आप बड़ी दोस्ती निभा रहे हैं, कुछ फायदा तो आपका भी हो ही रहा है, कुछ तो नहीं काफी कुछ फायदा हो रहा है, बिकॉज फिर क्या है, नुकसान वाली चीज की वैल्यू नहीं होती, तो सस्ते में अच्छी चीज मिल गई, वैसा हो गया। आपको मैंने ऑफर किया कि यार मेरी कंपनी बचा लो, स्टेक ले लो, सस्ते दाम पे ले लो, लेकिन क्या आप इन्वेस्ट करोगे ना, 4 पैसे आएंगे ना, उससे हम जिनका डेट वेट है थोड़ा बहुत सेटल कर लेंगे, जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में लॉसेस हो रहे हैं उसको थोड़ा इम्प्रोवाइज कर लेंगे, धीरे धीरे कंपनी ट्रैक पे आ जाएगी। अब इसके बदले में आपको अपनी कंपनी में स्टेक देने के लिए तैयार हूँ, तो मजबूरी में आपके पास मदद मांगने आए हूँ कि आप पैसा लगा दो और कंपनी बचा लो, और उसके बदले आपको तो फायदा हो ही रहा है क्योंकि सस्ते में आपको अच्छी कंपनी मिल रही है, मैं नहीं चला पाया, नुकसान में आ गया, आपके पैसों से शायद ठीक हो जाए कंपनी। तो बहुत बार इस तरीके से एक कंपनी जो फाइनेंशियली स्ट्रांग है, दूसरी कंपनी जो फाइनेंशियली वीक है, उसको बचाने के लिए उसमें पैसे लगाती है, और कोई डोनेशन नहीं है, उसके बदले स्टेक मिलता है, तो दैट इज कॉल्ड बेल आउट। बेल आउट करना मतलब किसी को पैसों की मुसीबत से बचाना, उसकी मदद करते हैं ना वैसे। इसमें आप बेस्ट एग्जांपल ले सकते हो येस बैंक, बात कर चुके हैं। येस बैंक को बेल आउट करने के लिए सारी बैंक्स आगे आई, सबसे पहले सरकारी एसबीआई, क्योंकि सरकार के ऊपर ही डाउट आ गया कि यार तुम लोग कर क्या रहे हो, तो कोविड का टाइम है, वैसे लोग डरे हुए हैं, ऊपर से बैंक डूबा दिया, तो इसको बचाने के लिए जो है फिर
इन्होंने बुलाया SBI को। SBI बोले रुको, हम अकेले नहीं आएंगे, हम बाकी सबको भी लेके आएंगे। तो ICICI और HDFC वालों को बुलाया कि तुम भी चलो साथ में। बोले हम प्राइवेट है, हमको कहाँ धक्के रहे। बोले नहीं, चलना पड़ेगा, अपनी फ्रेटर्निटी की बात है, एक डूबेगा नाम सबका खराब होगा, चलो थोड़े थोड़े पैसे डालने और बचा लेते हैं। तो ऐसे करके इन्होंने फिर इन्वेस्ट किया, और इन्वेस्टमेंट अच्छे खासे अमाउंट का, मतलब 8-9 हजार करोड़ तो शायद हुआ, जाता मुझे ध्यान है। 1500-1700 करोड़ तो ICICI HDFC इन लोगों ने डाले थे, और ये बाकी SBI का मेजर स्टेक, तो उनको शेयर मिले येस बैंक के। और तब तो बड़ी उथल पुथल थी, येस बैंक के शेयर तो ऐसे हो गए थे कि 440 रुपये टच हुआ था पीक। उनका चार्ट देखते चार्ट देखो, आपको लगेगा इन्वेस्टर्स की तो बेचारे तो बैठ बच गई, और रियल केस है। अभी भी कुछ ज्यादा वैल्यू नहीं है येस बैंक की शेयर की, अब तो लोग करेंगे। 30 पे तो 19-20 पे आ गया, 3 रुपए पे गया था। 19-20 पे अगर है तो बहुत अच्छा है। बीच में वो क्या मतलब ऑपरेटर बेस चल रहा है। हाँ, वो तो ऑपरेटर बेस ही चल रहा था, वो वैसे ही होता है। हाँ देखो 20 रुपए थे। ये देखो, ये चार्ट है इसका, देखो कहाँ से शुरू हुआ कहाँ तक गया। 400 रुपये टच हुआ, देखो 2020 से पहले, 2019, ये इधर 2020 में, यहाँ से देख रहे हो जो डिप आया, ये कोविड के टाइम पे ये हाल चल रहा था 19-20 में। अब ये जो है ना, यहाँ पे जो डिप आया था ना, ये 3-4 रुपए तक चला गया, 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए। और लोग क्या कर रहे थे, कोविड में बैठे बैठे पैसे वाले लोग 1 लाख शेयर खरीद लिए 3 रुपए में, 3 लाख डाल दिए, कल 5 रुपए का वो बेच दिए, बैठे बैठे 2 लाख रुपए अंदर। गैम्बलिंग, प्योर गैम्बलिंग। फिर 5 का वो बेचा, फिर वेट कर रहे हैं, 4 का आया और ले लिए 1 लाख। फिर पब्लिक में कुछ स्पाइक आया 7 रुपए का, फिर बेच दिया। ऐसे बैठे बैठे लोगों ने ना खतरनाक पैसे कमाए इसमें। ये रोज चलता था, हर रोज अपर सर्किट लोअर सर्किट, अपर सर्किट लोअर सर्किट। तो जिनके पास कैपिटल है, 1-2 लाख में डर नहीं लगता, वो खेल रहे हैं। अब बाकी लोग तो थोड़ा थोड़ा लगा रहे हैं, जिनकी किस्मत खराब होती है कि मैं बेचता हूँ कभी बढ़ जाता है, मैं खरीदता हूँ कभी गिर जाता है, वो वाले बेचारे मर रहे हैं, और बाकी गैम्बलर लोग जीत रहे हैं। तो इस पॉइंट पे आके ना ये अथॉरिटीज ने इस पे बैन लगा दिया था, लॉक इन डाल दिया था। येस बैंक में रियल में हुआ कि बोले अब कल से येस बैंक का शेयर खरीदा, सेबी ने बोले लॉक इन डालो, अगर खरीदा 3 साल तक बेच नहीं पाओगे। अब आओ, सब भाग गए, जितने गैम्बलर, ग्रेट गैम्बलर सारे भाग गए वहां से, कि बोला अब हो गया, अपन ने जितना कमाना था कमा लिया। देखो है ना प्राइस पॉइंट, और भी नीचे गया होगा, ये तो 2021 आ गया। देखो यही रेंज है, ये सब चल रहा था, ये प्राइस पॉइंट, ये तो ऊपर था। हाँ तो मैं पीछे जाऊँ रिवर्स में, वॉल्यूम देखो 2 बिलियन शेयर एक दिन में खरीदे बेचे जा रहे, 2 बिलियन ऐसा है। और देखो जो यहाँ पे लेके बैठा था बेचारा, इस पॉइंट में भी किसी ने लिया होगा, वो आज तक नहीं आया। कोई ये राज अपन इधर है ना, ये जो इतना स्टेबल रहा है ना, ये लॉक इन की वजह से रहा, क्योंकि जैसे ही वो सेबी ने लॉक इन डाला ना, देखो ये 13 रुपए का शेयर है, उससे भी नीचे गया होगा कहीं ना कहीं। वो लॉकिंग जो डाला ना गवर्नमेंट ने कि भाई अब आप इसको ना घुमा नहीं सकते, अभी भी है, देखो सुधरते कहाँ है लोग। 1.3 बिलियन, जून 21 वाला टाइम, सेकेंड वेव, मार्केट दौड़ने लगा था, 1.2 बिलियन। देखो सस्ते शेयर है ना ये, वो पेनी स्टॉक्स बोलते हैं ना, 10-12 रुपए के शेयर में किसको फर्क पड़ता है। 1000 शेयर ले लिए, 100 शेयर ले लिए, 500 शेयर, कोई भी खरीद लेगा। 10-12 हजार रुपए उसको मैंने 1000 शेयर खरीद लिए, क्वांटिटी में बाइंग होती है ना, तो वॉल्यूम तो उतना नहीं है। ये जो प्राइस है देखो अभी भी स्टेबल, या थोड़ा बहुत आया था स्पाइक अभी 2024 में, वो भी ना कुछ वो उसके अंदर अनलॉकिंग हुआ था, 3 साल कुछ खत्म हुए थे, तब वापस वॉलेटिलिटी आई थी उस वजह से। बाकी भाव अभी भी वही है, ऐसे कैसे चल रहा है। तो येस बैंक वालों की हालत जो है बड़ी खराब हुई। ये दूसरी वो भी बेचारे, हाँ इसका भी 3 रुपए, वो इसी का था, उसका जो है वो 10-15 रुपए था येस बैंक का, इसका तो
रेट ही नहीं आ रहा। अच्छा वो कंपैरिजन है। हाँ ये सब है। ये एक पॉइंट पे था 120 रुपए, लेकिन यहाँ से तो ये बेचारा गिर रहा है। ये अपना कोविड के 10 दिन हुए थे, 15 दिन हुए थे, 3 रुपए का शेयर, 3.5 रुपए का शेयर। हाँ मैंने भी ये पॉइंट पे मैंने खरीदे थे थोड़े से। हाँ हाँ ऐसे मैंने कुछ 1000 शेयर लिए थे, 5 रुपए 7 रुपए पता नहीं कुछ एवरेज था। पहले महंगे में लेते थे, एवरेज करते करते वो 10-11 रुपए पे आए थे। तो ये बीच में स्पाइक आया था 15-16 रुपए का, मतलब बेच के निकलो अपना हो गया। तो कोई गारंटी नहीं, तब तो ऐसा था कंपनी कल बंद हो जाए मालूम नहीं। ये तो मेरा आइडिया का नंबर, मैं तो रिचार्ज महीने महीने पे आ गया, पहले 3-3 महीने कराता था, फिर मंथली पे आ गया। मैं क्या पता अगले दिन बंद हो जाए, पैसे तो जाएंगे वापस, मतलब नहीं करा के। तो कंपनी की हालत देखो, अभी ये जुलाई में 16 रुपए का गया था, अभी 7 रुपए का। ठीक है, जो सब्सक्राइबर्स है वो हर महीने निकल रहे कंपनी छोड़ के, तो रेवेन्यू तो वैसे डिप होने वाला है, तो उनके लिए प्रॉब्लम नहीं, वो देख भी नहीं पाएगा। कुछ नंबर्स हो तो देखते हैं। SBI लेड कंसोर्टियम, ये डिटेल है उसकी, मार्च 2020 में यस बैंक अंडरवेंट गवर्नमेंट लेड बेल आउट। सरकार आ गई है कि इसको बचाओ ड्यू टू सीवियर फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। को तो अपने को स्टोरी पता है इसकी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लेड अ कंसोर्टियम, एक तो कैप्टन बनने ही आ जाते हैं हमेशा SBI वाले, काम इनसे होता नहीं है, कैप्टन इनको बनना होता है। तो ऐसा विजय माल्या वाले केस में भी ये लोग ही कैप्टन खाना खाते रह गए, वो फ्लाइट पकड़ के निकल गया अपना। SBI led consortium of investors including other banks and private investors to inject capital and restructure the bank। अब देखो क्या है, ये सब तो चलो लिमिट थी, इतना पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया। नंबर्स आपके सामने। SBI played a crucial role, initially investing 2450 crore to acquire a 49% stake in Yes Bank। फ्री में थोड़ी होता है, 2500 करोड़ रुपए ऐसे थोड़ी दे रहे हैं ना, डोनेशन नहीं है, दोस्ती में पैसे लगा रहे हैं, लेकिन हिस्सेदारी चाहिए, धंधा अपनी जगह वैसा है। मतलब 49% स्टेक ले लिया। अदर इन्वेस्टर्स तो देखो कौन है, HDFC, ICICI, सारे है ना, फिर पता है, फिर अपने फ्रेटर्निटी की बात है। फिर प्राइवेट इन्वेस्टर्स भी आते हैं ना, अजीम प्रेमजी ट्रस्ट, चलो ट्रस्ट के नाम से इन्वेस्टमेंट है। राकेश झुनझुनवाला ने तो इंडिविजुअली पैसे लगाए थे कि भाई स्टेक बढ़ेगा तो बाद में रिकवरी हो जाएगी, तो कुछ खास रिकवरी हो नहीं भाई, इतना बड़ा इन्वेस्टर भी नुकसान में गया। तो ऐसे कोई नहीं है कि इन लोग का हर बेट कोई सही पड़ता है, इनके ना 100 में से 4 बेट सही पड़ते हैं, और वो 4 ऐसे होते हैं ना, तो उसके सामने बाकी 96 कुछ नहीं है। वो टाइटन का शेयर झुनझुनवाला 3 रुपए में लिया था, अब वो 9 रुपए में, और 9 रुपए का शेयर अगर 3000 रुपए का हो जाए, और वैसा एक शेयर नहीं था, वो इन्वेस्टमेंट भी लाखों शेयर्स का था, तो दैट इज लाइक वो इतना बड़ा स्टेक बढ़ गया ना कि बाकी 100 कंपनी फेल हो गई, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसा वो कैलकुलेशन वैसे चलती है, बट ये आपके सामने डेटा है कि बेल आउट कैसे होता है। तो ये जो यस बैंक आज जिंदा है ना, वो इनकी वजह से ही है, वरना ये बेल आउट नहीं होता तब बंद हो जाते। क्या हो, अब वो तो फिर अलग चीज हो गई, परपेचुअल सक्सेशन नहीं है ना। ठीक है, चलो, तो बेल आउट टेक ओवर क्या है वो आइडिया आ गया, एग्जांपल आपको बता दिया, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट देख रहे हैं लीगल एस्पेक्ट्स। लीगल एस्पेक्ट्स में सारी रिपीट बातें हो रही है, अपन पढ़ चुके हैं। ये कंपनी लॉ का सेक्शन है अपना 186, इंटर कॉर्पोरेट लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, कंपनी लॉ में आपको पढ़ा है। उसके बाद 235 236 अपन ने यहाँ पे बात की है, ये हो चुका है। जो रिलेटेड पार्टी वाला टॉपिक नहीं था कंपनी लॉ में, RPT वाला 188, उस चैप्टर में था 185 लोन टू डायरेक्टर्स, दे सकते हैं कि नहीं। हाँ वो डेफिनेशन है, हाँ वो रिलेटेड पार्टी और ट्रांजैक्शंस की डेफिनेशन है, सही है। 76 और 77 रिलेटिव्स और रिलेटेड पार्टी। तो 185 लोन टू डायरेक्टर्स, 186 है इंटर कॉर्पोरेट लोन्स, एडवांसेस, गारंटी, वो वाला पार्ट। फिर 188 में रिलेटेड पार्टी, तो वो चैप्टर में अपन ने पढ़ा है इसके बारे में। 235 236 पे बात हुई, 230 पे बात हुई, तो ये सारे सेक्शन अपने हो चुके हैं। और इसके बाद भी नेक्स्ट पेज पे भी आप देखोगे ना, टेक ओवर ऑफ अनलिस्टेड कंपनीज। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला लिस्टेड है तो सेबी रेगुलेशंस, अनलिस्टेड है तो कंपनीज एक्ट, तो उसमें 236 का रेफरेंस दिया और 236 पूरा रिपीट किया। अंदर जितना लिखा है आपको सिर्फ रिवाइज करना है, तो पढ़ लो, बात हो चुकी है।
याद कर लो, 90% वाली कंडीशन, 4 महीने वाली कंडीशन, सब देखा। ठीक है, चेकलिस्ट वाला पार्ट तो सही है, उसमें तो ऐसा कुछ समझाने वाला पार्ट नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन की बात होगी। इसके बाद डेवलपमेंट और टेक ओवर रेगुलेशंस करके एक आंसर है, हिस्ट्री है, एग्जाम के लिए कुछ लर्न नहीं करना है, सिर्फ मॉड्यूल में था तो रखा है। मैंने आपको बोला सेबी रेगुलेशंस जो आज चल रहे हैं वहां तक हम कैसे पहुंचे, उसका रास्ता बताया हुआ। तो दिस इज ऑल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, नॉट फॉर एग्जाम पर्पस, क्योंकि वो ऐसे सब क्वेश्चंस में जनरली कुछ कंटेंट काम नहीं आता है। ठीक है, तो ये पूरा पार्ट हिस्ट्री के लिए है, उसको आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हो। जो उसमें परसेंटेजेस और लिमिट्स लिखी है वो सारी अपन अभी रेगुलेशन में पढ़ने वाले हैं, यहाँ से नहीं पढ़ोगे, वो सिर्फ ओवरव्यू दिया हुआ है कि नए रेगुलेशन में चेंजेस क्या क्या है, तो वैसे ही पढ़ ही रहना। तो ये सब इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हो गया वैसे। अब यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं रेगुलेशंस, वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो डायरेक्टली रेगुलेशंस पे जाना है, तो नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। रेगुलेशन नंबर 3, ये सारे आपके SAST टेक ओवर रेगुलेशंस की बात हो रही है। रेगुलेशन नंबर 3 जो है उसमें भी अलग अलग सब रेगुलेशंस हैं। पहला सब रेगुलेशन 1 क्या बोल रहा है वो समझो। यहाँ पर एक ट्रिगर पॉइंट की बात हो रही है, ट्रिगर पॉइंट फॉर ओपन ऑफर। अब इसमें होता ये है कि भाई आपकी कंपनी एज एन इंडिविजुअल या एज एन एंटरप्राइज, अगर आप किसी और कंपनी में, टारगेट कंपनी में 25% स्टेक अक्वायर कर लेते हो, तो इट इज मैंडेटरी फॉर यू टू गिव ओपन ऑफर टू द अदर इन्वेस्टर्स। तो वो कंडीशन है, तो 25% वाली कंडीशन यहाँ पे लिखी हुई है, वो ध्यान रखना है। ओपन ऑफर आपको देना ही पड़ेगा, तो उसको ट्रिगर पॉइंट बोलते हैं। पहले ट्रिगर पॉइंट पुराने रेगुलेशन में 15%, जो पीछे बात हो रही है 25 हो गया, तो अपने लिए 25 वाला रेलेवेंट है, पुराने कंडीशन से कोई मतलब नहीं है। तो सब रेगुलेशन 1 सिंपली इतनी कंडीशन बोलता है और कुछ भी नहीं, ये ओपन ऑफर देना पड़ेगा। फिर आ गया सब रेगुलेशन 2। सब रेगुलेशन 2 ये बोल रहा है कि चलो 25% और मोर आपने अक्वायर कर लिया ऊपर, तब आपने ओपन ऑफर दिया भी। अब किसी और पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में आप और स्टेक अक्वायर कर रहे हो एंड दैट एक्विजिशन इज 5% और मोर, तो ये भी एक ट्रिगर पॉइंट बन जाएगा। अगेन आपको उस साल में उस एक्विजिशन पे भी एक और ओपन ऑफर देना पड़ेगा। तो पहली बार जब एक्विजिशन किया और 25% क्रॉस किया तो ट्रिगर पॉइंट आ गया, ओपन ऑफर दिया आपने। उसके बाद किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अगर 5% या उससे ज्यादा अक्वायर किया तो वो भी एक ट्रिगर पॉइंट है, फिर से आपको उस साल में ओपन ऑफर देना पड़ेगा। क्योंकि जरूरी नहीं कि प्रीवियस ओपन ऑफर में सारे इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स ने अपने शेयर आपको बेच दिए होंगे, किसी ने नहीं भी बेचे होंगे, और भी इन्वेस्टर्स होंगे कंपनी में, तो उनको वापस से ओपन ऑफर देना मैंडेटरी होगा। तो सब रेगुलेशन 2 में 5% और मोर वाली कंडीशन मैटर करती है इन अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। स्टेक बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो आप, So it's more than 5%. It's at 5. 5 और मोर है ना, तो एक्सरसाइज मोर देन 5। मैं रेगुलेशन सर्च कर रहा था, उसमें 5% और मोर लिखा था, देख लेते हैं ना रेगुलेशन की लैंग्वेज क्या बोल रही है। एक्सीडिंग 5%, ठीक है, मोर देन। तो इसमें लिखा है वो ओरिजिनल लैंग्वेज ही, तो मैंने इंटरप्रेट करते टाइम गलत देख लिया। मोर देन 5%, नॉट एग्जैक्ट 5, माइनर पॉइंट है, बट ऑब्वियसली केस में फिर मैटर करेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आ रहा है उसमें कुछ प्रोविजोस दे रखे हैं। प्रोविजो में बात एक फाइनेंशियल ईयर 2021 की बात हो रही, तो वो तो आउटडेटेड हो गया। तो पहला प्रोविजो तो आज की डेट में रिलेवेंट ही नहीं, वैसी बात है। दूसरे प्रोविजो में उन्होंने बोला है मैक्सिमम परमिसिबल नॉन पब्लिक शेयर होल्डिंग, एक लिमिट होती है, ऐसी कुछ ध्यान में आपके, कोई भी पर्टिकुलर मैक्सिमम परमिसिबल नॉन पब्लिक शेयर होल्डिंग 75%, वो मेंटेन करनी है वैसा, उससे ऊपर नहीं जाना है। तो 25 से ऊपर आप गए हो, 75 से ऊपर नहीं जाना। तो एज एन अक्वायरर आपका होल्डिंग 25 to 75 के बीच में कुछ भी हो सकता है, तो बात खाली उन्होंने टैली करवा दी और कुछ भी नहीं। तीसरे प्रोविजन में बोला हुआ IBC वाला कि अगर सेक्शन 31 ऑफ IBC में आपका रेजोल्यूशन प्लान चल ही रहा है, तो ये सब रेगुलेशन से आपको फिर कोई लेना देना नहीं, जो कंप्लायंस है आप वहां पे कर रहे हो, ठीक है। कल भी ये बात हो रही थी, सिमिलर पॉइंट। एक्सप्लेनेशन उस चीज को क्लैरिफाई करने के लिए अभी उसका काम है।
मैं पहले आपको रेगुलेशंस बता रहा हूँ, फिर ये बीच में बॉक्सेस और ये सब फिर से टैली करा दूंगा। नेक्स्ट देख लो रेगुलेशन का सब रेगुलेशन 3। सब रेगुलेशन 3 में इन्होंने इंडिविजुअल अक्वायरर की बात की है। सब रेगुलेशन 1 में बात कर रहे थे एक कंपनी दूसरे में अक्वायर कर रही है। यहाँ पे बोला अगर एक इंडिविजुअल किसी एंटिटी में स्टेक अक्वायर कर रहा है और वो 25% से ऊपर उसका कंट्रोल आ जाए कंपनी में या एक्विजिशन आ जाए, तो अगेन ओपन ऑफर वाली बात सेम हो जाएगी जो अपन ने पीछे देखी। 25% ट्रिगर पॉइंट, जो ट्रिगर पॉइंट वाला रूल देखा ना सब रेगुलेशन 1 में, वो सेम पॉइंट यहाँ पे भी है। फर्क ये है कि सब रेगुलेशन 1 में जो अक्वायरर है वो एक एंटरप्राइज है और यहाँ पे अक्वायरर एक इंडिविजुअल है। तो अगर ये दोनों रेगुलेशंस को कंबाइन करके पढ़े तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इंडिविजुअल अक्वायर करे या एंटरप्राइज अक्वायर करे, अगर एक्विजिशन 25% से ऊपर चला जाता है तो ट्रिगर पॉइंट आ जाएगा और ओपन ऑफर देना पड़ेगा। कंबाइन पॉइंट ऐसा है, पर दोनों बातों को इन्होंने अलग अलग सब रेगुलेशन में लिखा है। तो आप नोट करके रख सकते हो कि दिस इज अबाउट अक्वायरर बीइंग एन इंडिविजुअल, सिंपल। नेक्स्ट सब रेगुलेशन 4 जो है ना, उसमें सिंपली ये बोला है कि यहाँ पे ना कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो लोग कंपनी में अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं। दिस इज नॉट अबाउट वन एंटरप्राइज अक्वायरिंग स्टेक इन अनदर एंटरप्राइज, नॉट दैट वे। कंपनी के एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स ही अपनी कंपनी में अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं टू गेट बेटर कंट्रोल। तो बोला इसके लिए ना आईसीडीआर रेगुलेशंस एप्लीकेबल होते हैं। उसका चैप्टर 6A है, उसमें काफी सारे रेगुलेशंस हैं, वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एप्लीकेबल होते हैं। तो अगर आईसीडीआर रेगुलेशन एप्लीकेबल है तो ऐसे एसटी वाला नहीं होगा। दिस रेगुलेशन विल नॉट बी एप्लीकेबल बिकॉज यू आर फॉलोइंग आईसीडीआर वैसा। तो सब रेगुलेशन 4 में जो सिचुएशन है उस सिचुएशन में आईसीडीआर रेगुलेशन ओवरराइड कर जाता है, ये आपको ध्यान रख के चलना, ये इन्होंने बोल दिया। ठीक है, क्लियर। फिर नेक्स्ट आ गया सब रेगुलेशन 5। इसमें सिर्फ इतना बोला कि अगर मैटर जो है वो इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड किसी एंटिटी का हो तो जो ऊपर अपन 25% ट्रिगर पॉइंट लेके चल रहे थे वो 49% हो जाएगा, परसेंटेज चेंज हो जाएगा। और ये इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म शायद आपके सीएफ वाले पार्ट में कवर्ड है। आया कुछ आंसर वो टॉपिक के? बाकी इनोवेटर्स हो गया, बस वही एग्जैक्टली वही, उसके फिर मैं उसमें डेप्थ में नहीं जा। ठीक है, तो रेगुलेशन 3 का बेसिक कवर हो गया। नेक्स्ट है रेगुलेशन नंबर 4, एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल। कुछ नया नहीं बोला, सिंपली इतना बोला कि एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल का मतलब कोई थ्रेशोल्ड लिमिट, ट्रिगर पॉइंट, जो अपन पीछे बात कर रहे थे कि ट्रिगर पॉइंट आ गया तो ओपन ऑफर देना कंपलसरी है। वो कंपल्सन की बात रेगुलेशन 3 तो कर ही रहा था, बट कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि उसका सोर्स यहाँ से है। मतलब रेगुलेशन 4 में सिर्फ इसी बात को हाईलाइट किया है कि जो पीछे रेगुलेशन 3 में बोला था ना, उसको हल्के मत लेना, लाइटली मत लेना, कंपलसरी है, ओपन ऑफर देना ही पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं। इसके लिए इतनी बात पे इन्होंने स्पेशल रेगुलेशन ही बना दी कि वायलेशन आप कर ही नहीं सकते वैसा, और कुछ नहीं बोला इसमें। नेक्स्ट आ रहा है रेगुलेशन नंबर 5, थोड़ा टेक्निकल भी है और फिर एक पॉइंट पे लगेगा कि हाँ इतना डिफिकल्ट नहीं, समझ भी आ जाएगा। रेगुलेशन 5 में बात हो रही इनडायरेक्ट एक्विजिशन वर्सेस डायरेक्ट एक्विजिशन। ठीक है, ये थोड़ा डिफरेंट हो गया। एक होता है कि मैं आपकी कंपनी में डायरेक्टली स्टेक परचेज कर रहा हूँ, शेयर परचेज कर रहा हूँ, अब वो टेक ओवर है, एक्विजिशन है, व्हाटएवर इट इज, जो भी हम बात कर रहे हैं, तो उसमें अगर वो 25% से ऊपर मैं चला जाता हूँ तो ओपन ऑफर वाला प्रेशर तो मेरे पे आएगी। अब अगर मैं ओपन ऑफर के प्रेशर से बचना चाहता हूँ तो एक इनडायरेक्ट रास्ता है, मैं आपकी कंपनी को डायरेक्ट अक्वायर ना करूं, मैं किसी और कंपनी में स्टेक खरीदूं जिस कंपनी का आपकी कंपनी में स्टेक, इनडायरेक्ट बीच में डमी क्रिएट कर देते हैं। मतलब ऐसा सिचुएशन समझ लो, जो टारगेट कंपनी है ना वो है टी, पर अगर मैं इस कंपनी में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करने जाऊँ, मेरी कंपनी का नाम है जी लिमिटेड, अगर डायरेक्टली इसमें स्टेक खरीदने जाऊंगा तो 25% से ऊपर जाते ही क्या होगा, वो ट्रिगर पॉइंट आ जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपकी कंपनी में डायरेक्ट कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर रहा हूँ, एक बीच में और कंपनी बी जिसका कंपनी में ऑलरेडी स्टेक है, तो मैं जो भी ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ इसके साथ, इसमें मैं स्टेक एक्वायर कर रहा हूँ, समझ आया? तो अगर मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट किया तो अल्टीमेटली इस पे मेरा कंट्रोल आ ही जाएगा। तो आपकी कंपनी पे कंट्रोल एक्सरसाइज करने के लिए मैं इनडायरेक्ट तरीका यूज कर रहा हूँ, बीच में इस एंटिटी का यूज कर रहा हूँ। अगर ये सिचुएशन है तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज इनडायरेक्ट एक्विजिशन एज पर रेगुलेशन 5। तो पहले तो ये बेसिक बात हो रही, तो जो पेज नंबर 11 पे नीचे वो पैराग्राफ लिखा है उसमें भी सिर्फ इतनी बात समझाई जो मैंने बोली। आप थियरी पढ़ो, इसे रिलेट कर लो, फिर मैं नेक्स्ट पॉइंट पे जाऊंगा। ये सब रेगुलेशन 1 है और पीछे आएगा सब रेगुलेशन 2, जिसमें आपकी थोड़ी बहुत इसमें क्वेरी क्रिएट होगी ना, अभी उसमें कवर हो जाएगी। अदानी वाला जैसे हो गया
एग्जैक्टली हाँ, बस वो समझ आ गया तो अच्छी बात है। अदानी वाला वही केस हो गया ना, ये जो है ये एनडीटीवी है, ठीक है। अब इसमें ऐसा है कि अदानी ने एनडीटीवी में डायरेक्टली स्टेक लिया नहीं था। अदानी ने क्या किया, उस पर्टिकुलर कंपनी में उस कंपनी को खरीदा जिसने इसको डेट दिया हुआ था। डेट बोल सकते हैं, वो डायरेक्टली इक्विटी नहीं थी। तो इस कंपनी ने एनडीटीवी को डेट दिया था और इसके पास में पावर था कि अगर ये चाहे तो वो डेट को इक्विटी में कन्वर्ट कर सकती है। इस कंपनी की जो पेरेंट कंपनी थी पहले, होल्डिंग कंपनी, वो कंपनी थी रिलायंस या उसकी दूसरी कोई सब्सिडियरी। तो इसने रिलायंस वालों से अदानी का वो स्टेक परचेज कर लिया। तो अदानी ने एनडीटीवी को नहीं खरीदा, अदानी ने इस कंपनी को खरीदा जिसने एनडीटीवी को लोन दिया था, और इस कंपनी के थ्रू अदानी ने वो स्टेक कन्वर्ट करा लिया। तो अब जो शेयर्स है वो इस कंपनी के पास है, बट इस कंपनी का मालिक अदानी है। वैसी चीज होगी, तो होल्डिंग सब्सिडियरी वाला सिस्टम यूज किया, तो समवॉट सिमिलर है, वो सही एग्जांपल है। अब लैंग्वेज देख लो पैराग्राफ की। दिस इज सब रेगुलेशन 1। से ए बी में इन्वेस्ट करते हैं, उसको लेते हैं, उसका 25% से ज्यादा है तो वो डिफॉल्ट करना ट्रिगर होगा। हाँ वो हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि नंबर्स क्या है, उस पर हो सकता है, क्योंकि उसके बारे में उन्होंने ऐसा वो डिनाई भी नहीं किया कि ऐसा नहीं होगा। वैसे लैंग्वेज में देख लेते हैं तो इसके बारे में। हाँ कहीं ना कहीं तो ऐसा हो सकता है। इस पॉइंट के बारे में अभी तक स्पेसिफिकेशन मेरे ध्यान में नहीं आया, लैंग्वेज देखते हैं कुछ वो पॉइंट मिल जाएगा, तो इसके बारे में कुछ सर्च करता हूँ। लैंग्वेज तो देखें क्या है, रेगुलेशन 5 जो अपन ने पढ़ा उसमें कुछ हाईलाइट किया इस बात को लेके। Acquisition of shares or voting rights in or control over any company or other entity that would enable any person and person acting in concert with him to exercise or direct the exercise of such percentage of voting rights in or control over a target company, the acquisition of which would otherwise attract the obligation to make a public announcement of an open offer for acquiring shares under these regulations shall be considered as indirect acquisition। देखो इसमें फिर ये होगा ना, थोड़ा इसको मुझे भी एनालाइज करना पड़ेगा। ये जिसमें ये कंट्रोल एक्सरसाइज कर रहा है ना, जो ओपन ऑफर वाली जो मैंडेट है उससे बचने वाली कोई बात तो यहाँ पे होगी। ओपन ऑफर ना देना पड़े वैसी कुछ कंडीशंस पे यहाँ पे होगी, तभी इसमें जाने का मतलब है। नहीं तो फिर आपका पॉइंट वैलिड है ना कि भाई जब इसमें जाके भी ओपन ऑफर देना है तो डायरेक्ट क्यों नहीं। तो ओपन ऑफर ना देने के लिए भी जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है, मतलब कोई लूप होल होगा जिससे अपन बच सकते हैं कि भाई मैं बी में जाऊंगा ना तो मुझे ओपन ऑफर नहीं देना पड़ेगा, लेकिन इसमें डायरेक्ट इन्वेस्ट करूंगा तो ओपन ऑफर देना पड़ेगा। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन होगी तभी ये चीज करना फिजिबल है, अदरवाइज तो कोई सेंस नहीं बनाता। बट इसके लिए मैं थोड़ा रेफर कर लेता हूँ कि एग्जैक्टली कौन से सिनारियो में ये चीज फिजिबल है वैसा, क्योंकि यहाँ पे कुछ दिया नहीं था तो अभी बोलते बोलते मेरे भी ध्यान में आ रहा है कि अभी इसके लिए क्या सोल्यूशन हो सकता है, तो थोड़ा रेफर करूंगा तो मिल जाएगा। पॉइंट वैलिड है आपका, बट थोड़ा देखना पड़ेगा उसके लिए। नेक्स्ट देखो क्या है, सब रेगुलेशन नंबर 2 है जो अगले पेज पे आ रहा है, इन केस ऑफ एन इनडायरेक्ट एक्विजिशन अट्रैक्टिंग द प्रोविजन ऑफ सब रेगुलेशन 1। अब उसमें ना कुछ कंडीशंस दे रखी है। कंडीशंस में इन्होंने ऐसा बोला, इसको बोलेंगे डीम्ड टू बी डायरेक्ट एक्विजिशन। टॉपिक क्या था अपना, इनडायरेक्ट एक्विजिशन। बट अगर ये कंडीशन फुलफिल हो गई तो ये इनडायरेक्ट एक्विजिशन भी डायरेक्ट के बराबर होगा, मतलब पता है क्या, ओपन ऑफर ट्रिगर हो जाएगा। अब बोले ऐसा क्यों होगा या कब होगा, इसमें ऐसा बोला क्योंकि हमने जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है उस कंपनी ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, यही बात है। अब इस कंपनी की बैलेंस शीट में देखो कुछ क्राइटेरिया दे रखे हो, 3 पॉइंट्स। एक देखोगे ना तो नेट एसेट वैल्यू, दूसरा बोला सेल्स टर्नओवर, और तीसरा बोला मार्केट कैप। अब इस कंपनी की जो भी नेट एसेट वैल्यू, जो भी टर्नओवर, जो भी मार्केट कैप है, वो इसमें उसका कितना इन्वेस्टमेंट है उसमें तो डिपेंड करती होगी, ठीक है। तो इस कंपनी की बैलेंस शीट में जो कुछ भी ये दिख रहा है ना, वो 80% इसकी वजह से, समझ आया, 80% इसकी वजह से। मतलब इसकी बैलेंस शीट में जो कुछ भी दिख रहा है उसमें से 80% ट्रांजैक्शन तो यहाँ हो गए, तभी वो इसकी बैलेंस शीट में दिख रहा है। मतलब इन दोनों को अगर आप मर्ज कर लो, इसके नंबर्स और इसके नंबर्स मर्ज कर लो, इसका टोटल टर्नओवर निकालो, चलो सिंपल करते हैं। इसका पूरे साल का टोटल टर्नओवर कंसोलिडेटेड कितना, कंसोलिडेटेड मतलब इसका और इसका मिला के, तो ये जो टोटल कंसोलिडेटेड टर्नओवर है ना उसमें से 80% टर्नओवर तो यहाँ से आया है, समझ आ रहा है। बी का कंसोलिडेटेड टर्नओवर मतलब उसकी और उसकी सब्सिडरीज मिला के,
तो जब बी का कंसोलिडेटेड टर्नओवर पूरे साल का देखा तो इसने तो 20% टर्नओवर खुद से किया, 80% सेल तो इससे हुआ है, और जब कंबाइन करके देख रहे हैं तो इसका नंबर इतना बड़ा दिख रहा है। बात समझ आ रही? तो कहीं ना कहीं आप ये देखो, इस एंटिटी में काम तो कुछ हो ही नहीं रहा। इस एंटिटी का जितना भी कंबाइंड टर्नओवर दिख रहा है, कंबाइंड का मतलब ये कि इसको मिला के, तो उस कंबाइंड टर्नओवर में से 80% टर्नओवर तो इसका हुआ है, सारा बिजनेस तो इसने किया हुआ है। इसने इंडिविजुअली इसके बिना कितना बिजनेस किया है? लेस देन 20%। बात समझ आई? तो फिर ऐसा बोल सकते हैं कि ये कंपनी इस पे मेजरली डिपेंडेंट है फॉर देयर ट्रांजैक्शंस एंड देयर नंबर्स। अब ऐसे केस में अगर इसने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, मतलब ए ने बी में इन्वेस्टमेंट किया टू गेन इनडायरेक्ट कंट्रोल ऑफ टी, जबकि बी का खुद का इतना कुछ है ही नहीं, 20% से कम ट्रांजैक्शन इसके हैं, इसके सारे ट्रांजैक्शंस में 80% तो इसकी वजह से, तो इसका होना ना होना एक बराबर, ये डमी जैसी होगी। फिर रेगुलेशन ऐसा बोल रहा है कि ये तो फिर नाम की कंपनी है ना, ये तो आपने फिर वो खाली इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश की, लेकिन इसका खुद की इंडिविजुअल आइडेंटिटी में तो कुछ है ही नहीं, इसकी नेट एसेट, इसका टर्नओवर, इसकी मार्केट कैप तो कुछ भी नहीं है। इसके अलावा इसको अगर अकेले छोड़ दो मार्केट में, इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है? 20% की भी नहीं, तो ये तो डमी जैसी होगी ना। तो अगर ऐसा हुआ तो फिर यही माना जाएगा कि आपने जो इनडायरेक्टली इन्वेस्टमेंट किया वो इनडायरेक्ट नहीं, वो डायरेक्ट है, डीम्ड टू बी डायरेक्ट एक्विजिशन। समझ आया? लेकिन अगर इसके कंसोलिडेटेड टर्नओवर में इसका हिस्सा 80% से कम है तो फिर ये बात एप्लीकेबल नहीं। तो रेगुलेशन 5 का सब रेगुलेशन 1 ये बोलेगा कि इस ट्रांजैक्शन को हम इनडायरेक्ट एक्विजिशन में ही रखेंगे और इसको डायरेक्ट नहीं मानेंगे। डायरेक्ट नहीं मानेंगे मतलब ओपन ऑफर नहीं देना पड़ेगा, और डायरेक्ट मान लेंगे मतलब ओपन ऑफर देना पड़ेगा। ये बात समझ आई? अब ये पॉइंट पढ़ते हैं, सब रेगुलेशन 2। In case of an indirect acquisition attracting the provision of sub-regulation 1, where the proportionate net asset value of the target company as a percentage of the consolidated net asset value of the entity or business being acquired. बात समझे? टारगेट कंपनी मतलब कौन सी? ए। और बिजनेस बीइंग acquired मतलब कौन सी? ए। बात समझ आ रही? तो देखो, the proportionate net asset value of the target company as a percentage of the consolidated net asset value of the entity or business being acquired, मतलब इसको जो अक्वायर किया ना उसमें इसका हिस्सा प्रोपोर्शनेट परसेंटेज कितना है उसकी बात हो रही है। वो नीचे आपको फिर थर्ड पॉइंट के बाद वो सेंटेंस कंटिन्यू कर लोगे ऐसा है तो इज इन एक्सेस ऑफ 80%, नॉट एग्जैक्ट 80, इन एक्सेस ऑफ 80 से ज्यादा, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द मोस्ट रीसेंट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, such indirect acquisition shall be regarded as direct acquisition of the target company for all purposes of these regulations, including without limitation the obligations relating to timing, pricing and other compliance requirement for the open offer। समझ आ गया? तो फिर वो ओपन ऑफर के लिए आपको जाना ही पड़ेगा। तो जो आप बचने की कोशिश कर रहे थे फायदा नहीं हुआ, जो ओपन ऑफर देने से आप बचना चाहते थे इसलिए आपने डमी को बीच में डाला, बट ये डमी इतनी छोटी निकली कि इसकी खुद की आइडेंटिटी उतनी है ही नहीं इसके बिना, तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि डमी जैसी है। अब इस टोटल ट्रांजैक्शन में इसका हिस्सा होता कुछ 25%, 30%, 40%, और इसका होता 50, 60, 70%, तो भी बचा जाता। बट मोर देन 80 तो फिर इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं बची। ये सब कुछ कर रही है तो आपने नाम के लिए दिखा रखी है वैसा, तो बोला वो डायरेक्ट एक्विजिशन के बराबर माना जाएगा। अब सेकंड और थर्ड पॉइंट सेम लाइन पे चल रहे हैं, जैसे वहां नेट एसेट वैल्यू बोला था, यहाँ सेल्स टर्नओवर बोल दिया, तीसरे पॉइंट में मार्केट कैप बोल दिया। समझ आ गया? 80% वाला पॉइंट तो सब में कॉमन। तो दिस इज रेगुलेशन 5 सब रेगुलेशन 2, ठीक है। अब उसके एक्सप्लेनेशंस पर बॉक्स पे तो मैं अभी नहीं जा रहा हूँ, मैं पहले रेगुलेशन बेसिक समझा रहा हूँ, धीरे धीरे करके चीजें ऐड करेंगे तो आपको हेवी नहीं लगेगा। वैसे यहाँ तक कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ, क्लियर? अब इसमें जो अपन ने देखा उसमें एक ही पॉइंट बचा है, वो कंसेप्चुअल वाला, फिर क्या पॉइंट्स है जहाँ पे इसमें इन्वेस्ट करने पे वो आपको जो है ओपन ऑफर नहीं देना पड़ता, तो वो मैं रेफर कर लेता हूँ क्योंकि इसकी लैंग्वेज में वो पॉइंट को इन्होंने कोरिलेट नहीं किया, ठीक है। आगे फिर जो है 5A वाला वो थोड़ा लेंदी है, नहीं जाएंगे, कंटिन्यूटी में चलेगा। यहाँ तक जो समझाया उसमें कुछ पूछना है तो बताओ, क्लियर सारे पॉइंट्स? चलो पैकअप करते, बाकी फिर कल देखेंगे। सर ऐसे भी कर सकते हैं कि ए में 25 से कम, ए में बी में 25 से कम और डी में 25 से कम कर दें दोनों।